सर्वे भी नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से मंगलवार से शनिवार तक वास्तुशास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। इस कक्षा की मुख्य आचार्य प्रियंका जी हैं और वो आज की इस कक्षा में शामिल भी हो चुकी है। अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। जी, प्रणाम गुरु जी। सभी विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि रोज गुरु जी पाठ करते हैं, आज कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त है वो, तो हम एक गायत्री मंत्र का ही जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभो मदग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरुम सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, जो भी इस वास्तु का ज्ञान ले दे, हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य से हमें परिपूर्ण करिए। तो अभी तक हमने 16 दिशाओं के बारे में पढ़ा, वास्तु क्या होता है, कैसे होता है, और 16 दिशाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और उसके तत्व हमारे जीवन में किस प्रकार का बेनिफिट पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, वो आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। अब मैं 2 टॉपिक आज लेना चाहती हूँ। पहली तो एक ऐसी चीज की वास्तु के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे घर में वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें हमारे घर पर साज सजावट के रूप में रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। ये ऐसी 5 चीजें होती हैं जो सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली आज मैं प्रवेश द्वार से संबंधित एक टॉपिक लेना चाहती हूँ जो कि थोड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि कल मैं एक घर पे वास्तु विजिट के लिए गई थी और उनकी जो समस्याएं देखी मैंने, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इस ज्ञान को साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं। तो उसी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपने जो नॉलेज है उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो कल मैं एक घर पे विजिट के लिए गई थी जिनके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, घर भी जो है 70% मोरलेस वास्तु के हिसाब से ही बना हुआ है, लेकिन उनके गृहस्थ जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो घर भी मैंने देखा जब उनका, तो साउथ वेस्ट में ही उनका जो नैऋत्य रूम रहता है, नैऋत्य कोण रहता है, वहां पर ही उनका कमरा बना हुआ था। उसमें सबसे अच्छी बात एक यह थी जो कि मुझे अभी हंसी भी प्रदान कर रही है, कल भी मुझे आया, कि जो सामने वाले दंपति थे, एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे क्या बोला कि देखिए, मैंने मेरे घर पे वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं, पॉजिटिव की हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर पर कोई भी ये नहीं है। तो उन्होंने, जब मैं उनके बेडरूम में गई तो उन्होंने एक अच्छा सुंदर सा ऐसे शोकेस बनाया हुआ था, और शोकेस के अंदर उन्होंने उनका कहना ऐसा था, क्योंकि रील देखकर या बहुत सारी चीजें देखकर इंसान बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे घर पे जितने भी प्यार के प्रतीक वाली चिन्हें हैं, चीजें हैं, वो मैंने सब लगाकर अपने बेडरूम में रखा हुआ है। फिर भी हमारे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे हमारी लड़ाइयाँ देखकर हमसे परेशान हो चुके हैं और वो बोलते हैं कि लड़ाइयाँ कब बंद होंगी। और जब देखा तो कुंडली में भी ऐसा जैसे कोई बहुत ज्यादा योग नहीं चल रहे थे उनके, कि जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए। जब मैं उनके घर में गई और उनके घर का शोकेस मैंने देखा, तो उनका जो घर बना हुआ था वो ऐसा था कि आधा बेडरूम है वो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, जिसे मैं एजुकेशन का जोन बोलती हूँ, वहां पर था, और आधा जो रूम था उनका वो साउथ वेस्ट में आ रहा था। उन्होंने बराबर साउथ वेस्ट में ही ये अपना बेड लगा के रखा हुआ था। लेकिन उनने जिस चीज को वो बहुत पॉजिटिव समझ रहे थे, उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने अपने शोकेस में ऐसी ऐसी चीजें लगा रखी थी जो कि उनके गृहस्थ जीवन में आग लगाने का काम कर रही थी। जिसमें से पहली चीज थी
वो है ताजमहल का एक बहुत सुंदर सा स्टैच्यू। मतलब ताजमहल, वो आगरा गए होंगे और वहां से एक बड़ा सा थोड़े रिच लोग हैं वो, तो काफी बड़ा सा कांच के अंदर में सुंदर सा ताजमहल लेकर आए थे और उन्होंने वो अपने घर पे शोकेस पे लगाया हुआ था। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम ताजमहल को प्यार के प्रतीक के रूप में जानते हैं, लेकिन वह जो है ताजमहल, वो है क्या चीज है एक्चुअल में। जब हम उसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे कि वो बनाया किस लिए, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के नाम पर उसकी याद में वो चीजें बनाई हुई थी, जहां पर जो एक कब्र है और उसे लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक कब्र ही है जिन्होंने जो कि उन्होंने अपने वेस्ट साउथ वेस्ट जो एजुकेशन का जोन रहता है वहां पर उन्होंने उसको रखा हुआ था, जिसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ रहा था कि मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी घर में लड़ाइयां हो रही हैं। तो ये डिटैचमेंट की ओर संकेत करता है। तो आप सभी को भी इस चीज को याद रखना चाहिए कि आप कभी अगर आगरा जाएं या फिर कहीं से भी, अपने घर में ताजमहल की पिक जो है वो कभी भी घर पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या होगा कि आपके घर में नेगेटिविटी का संचार होगा। उसे हम मार्बल के रूप में, या बहुत लोग हैं जो मार्बल है जैसे व्हाइट कलर है तो उसको आप यहाँ अपने घर के जोन में रखिए, ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ये जीवन में बहुत नेगेटिव प्रभाव लेकर हमारे जीवन में आता है। तो ताजमहल की पिक हमको या उसका स्टैच्यू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और आजकल लोग गिफ्ट में देना भी ये चीजें पसंद करते हैं, तो अगर आपको कोई गिफ्ट में दे तो कभी भी उसे लेकर मत आइए, और अगर लेकर आए हैं, आपने देख लिया कि आपके घर पे वो गिफ्ट आया है, तत्काल प्रभाव में उसे किसी को वहां उसको किसी को देना भी नहीं है आपको, उसको आप अपने घर से हटा दीजिए। तो इसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ में एक दूसरी चीज और होती है जिसे हमें वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, वो होती है भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति। जो भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति है वो नृत्य करती हुई मूर्ति है, जिसे सब लोग एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में या शंकर जी के प्रतिनिधित्व के रूप में हम अपने घर पे रखते हैं। लेकिन जब जो नटराज की मूर्ति है वो शंकर जी की मूर्ति, जैसे आप उसको समझ पा रहे हैं कि नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए, जो कि शंकर जी कभी थोड़े क्रोध में है और कुछ कहीं पर वो क्रोध में है और कहीं पर वो नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो पिक है अथवा ये जो स्टैच्यू है शंकर जी का, बहुत जगह मैंने देखा कि तांबे कैसे स्टैच्यू अपने घर पे लगा के रखते हैं। यह भी एक नकारात्मकता का प्रतीक है। इसे आप अपने घर की ईशान कोण में भी कभी ना रखें। अगर आप अपने मंदिर में रख रहे हैं तो भी इसे आप कभी अपने घर पे ना रखें, क्योंकि भगवान शंकर की हमेशा या तो समाधि अवस्था में, वैसे तो शंकर जी की जो शिवलिंग को ही रखना घर में, वो भी हमारे अंगूठे के साइज के बराबर का शिवलिंग रखना ही सबसे अच्छा रहता है। चाहे आप वो पारे का शिवलिंग ले आइए अथवा स्फटिक का शिवलिंग ले आइए, क्योंकि ईशान कोण में रखने के लिए पारे का शिवलिंग बहुत अच्छा माना जाता है, और इसी प्रकार से स्फटिक का शिवलिंग भी बहुत अच्छा होता है। और अन्यथा नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो जिसके बारे में सभी जानते होंगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होता है, कि जब आप नर्मदा नदी के घाट पर जाते हो, स्पेशली ये चीज जो है जबलपुर के भेड़ा घाट जो जगह है, मैं चूंकि जबलपुर से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी अच्छे से पता है कि जब आप वहां पर नर्मदा जी में गोते लगाते हैं, तो आप जब भी गोते लगाएंगे और आपने इस इच्छा से गोते लगाए कि मुझे शिवलिंग को लेकर जाना है, तो क्या होगा कि आपके हाथ में एक शिवलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिन्हें हमें स्थापित करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अच्छे से उसको उसमें बनवा लीजिए और उसको आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये शिवलिंग भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन नटराज की जो मूर्ति है वो कभी भी हमको हमारे घर पे नहीं रखना चाहिए। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके साथ में तीसरी एक चीज होती है जिसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे घरों में भी, बल्कि एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है कि आप देख रहे होंगे कि सूर्य भगवान के लिए लोग 7 घोड़ों की तस्वीर जो है वो अपने घर पे बहुत प्रचुर मात्रा में लगा रहे हैं। मतलब मैंने जितने भी वास्तु विजिट किए हुए हैं उसमें 90% घरों में मुझे जो सूर्य भगवान है पीछे पिक लगी हुई है, अथवा 7 घोड़े अश्व जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें लोग क्या गलती कर रहे हैं कि पहली चीज तो हमको पता है कि सूर्य भगवान की दिशा कौन सी होती है। सूर्य भगवान की दिशा
आप सभी को पता है कि पूर्व दिशा होती है, ठीक है, पूर्व दिशा से सूर्य उगते हैं। उसे क्या कर देते हैं, उसे पश्चिम दिशा में लगा देते हैं, अथवा उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगा देते हैं, अथवा आप लोगों को मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि हर दिशा का एक एट्रीब्यूट होता है, हर एक उसका तत्व होता है, ठीक है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, अब ईस्ट दिशा जो है आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर स्टील की चीजें अच्छी होती हैं, अथवा अगर आप कॉपर का भी यहाँ पर जो सूर्य नारायण की पिक है वो आप लगाएंगे, अथवा अश्व जो है वो लगाएंगे, तो ये आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर आप इसी जो सूर्य भगवान की तस्वीर है उसे आप अगर साउथ साउथ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, अगर इन दिशाओं में आप लगा देंगे तो वो वहां का नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देने लग जाएगा। इसके साथ में उसमें मुख्य बात ये होती है कि जब भी आप उस घोड़े को लगा रहे हैं तो उसका जो डायरेक्शन है, जो अश्व है, वो हमारे घर की तरफ आना चाहिए, एंटर करना चाहिए। उनका जो मुख होता है वो घर की तरफ एंटर कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वो अश्व की जो फोटो है आपने ऐसी जगह पे लगा दी कि वो बाहर जा रहे हैं। अगर आपने ऐसी, भले ही ईस्ट दिशा में आपने लगाया, लेकिन अगर आपने उसको अपने ऐसी जगह पे लगा दिया कि जो अश्व का पैर है और जो हेड है वो अगर बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। तो हमने ये सोच के तो लगा लिया कि हाँ, अश्व की तस्वीर हमारे घर में लगाना शुभ होता है, ये हमारी जगह पर देख रहे हैं, लेकिन उसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लगा रहे हैं, इस दिशा में ही लगा रहे हैं, तो हमेशा जो घोड़े का मुख है वो अंदर की तरफ में हो। इसके साथ में जो घोड़े हो वो एग्रेसिव मोड वाले ना हो, शांत हो। और उनकी जो दिशाएं हैं, अगर आपने देखा कि 7 घोड़े 7 दिशाओं में अलग अलग भागे जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो घर के मेंबर हैं उनमें कभी भी विचारों में एक मेल नहीं होगा। कभी कोई एक मुखिया कुछ अलग बोलना चाहेगा, लेकिन मुखिया के जो बोलते ना कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो संतान है, तो जो मुखिया बोलेगा, जो सूर्य है, वो जो चाहेंगे, तो जो जितने भी सदस्य हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। कोई अपनी बात यहाँ रखेगा, कोई यहाँ अपनी बात यहाँ रखेगा। और स्पेशली अगर आपने, आपका ड्राइंग रूम इस दिशा में है, मतलब आपका जो बैठक है जहाँ पर घर परिवार के लोग मिल बैठ के बात करते हैं, अगर उस दिशा में आपने इसको लगा लिया है, तो घर के सदस्य जब भी एक साथ बात करने के लिए बैठेंगे, क्यों ना ही वो वहां पे खाना खाने के लिए आप बैठे, क्यों ना आप वहां पे टीवी देखने बैठे, और अगर किसी विशेष बात पर आप लोगों की बात हो रही है, तो वो हमेशा उसका नेगेटिव जोन ही मिलेगा आपको, मतलब नेगेटिव बात ही सुनने को मिलेंगी। घर के मुखिया की बात कोई सुनेगा नहीं। और अगर 7 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन रिजल्ट जो हमको हाथ में लगना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ चीज है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप वीडियो देख के, रील देख के, और अगर आपने सोच लिया कि हमको भी हमारे घर पे अश्व की फोटो लगाना है, तो उसको ध्यान बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। अश्व के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आपने लगा लिया कि अश्व है, लेकिन उसमें ही अगर आपके जो घोड़े का कलर है वो ब्राउन कलर है, एक्चुअल जो घोड़े का कलर आ रहा है एकदम येलो कलर आ रहा है, और अगर आपने उसको इस दिशा में लगा लिया है, तो वो भी गलत है। लकड़ी का भी नहीं होना चाहिए, वो भी चीजें गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये इसका एंटी जोन हो जाता है, ठीक है। और जो आप शेप लगा रहे हो, उसका जो शेप है वो कोशिश यही करना है कि वो रेक्टेंगल शेप का हो, वो किसी भी प्रकार से सर्कल शेप का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसमें अगर हरियाली है, अब एक चीज और आपने देखा होगा कि एक अश्व जो इस तरह के आते हैं जिसके नीचे बहुत धूल है, मतलब अगर आप समझो कि कोई बहुत बड़े युद्ध में जीतने के लिए या युद्ध के लिए वो अश्व लेकर जा रहे हैं, तो ये भी चीज ठीक नहीं है। मतलब आपका घर जो है वो युद्ध का माहौल बन जाएगा। तो शांत शालीन अगर आप और सारी चीजों को देखकर अश्व की फोटो आप लगाते हो, तो ही वो आपको बेनिफिट देगी। नहीं तो इससे अच्छा तो है कि आप मत ही लगाइए, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जितनी भी आज के टाइम पे जितनी भी अश्व की पिक्चर आ रही है, अगर आप मोरलेस देखेंगे, तो सब में किसी ना किसी प्रकार का वास्तु दोष निकल के आ ही रहा है। मतलब वास्तु दोष का मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अश्व की फोटो या जो तस्वीर आप लगा रहे हैं वो किस मटेरियल का और कैसा बना हुआ है। जी चंदन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम दीदी। मेरा सवाल ये था कि जो आजकल तो पायराइट का ही लगा हुआ है मेरे पास, तो काफी दिनों से पायराइट जी का ही है, और मैंने उसको जो है पूर्व की ओर मुख किया रखा है काफी दिनों से। मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में लगा तो मुख जो है पूर्व की तरफ हो गया।
और ऐसे ही हनुमान जी का जो तस्वीर है पंचमुखी हनुमान जी का, जी उनको मैंने वेस्ट डायरेक्शन में लगाया, उनका मुख उत्तर की तरफ हो गया है। तो क्या ये गलत है या सही, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, अगर आपने उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाया है तो वो तो फिर उनकी एंटी दिशा ही हो गई सूर्य की। तो अच्छा। मतलब हाँ, तो वहां पर तो नहीं लगाना चाहिए वेस्ट दिशा में। और उसके जो घोड़े हैं वो कहाँ बाहर, मतलब अगर आपका एंट्री कौन से साइड की है? एंट्री तो नॉर्थ डायरेक्शन से है। नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर दिशा से एंट्री होती है। अच्छा, एंट्री उत्तर दे मतलब घर के बाहर नहीं है ना वो, कि घर नहीं, जहाँ आपका मेन डोर है वहां पर नहीं है ना उसका अश्व का? लिविंग रूम में लगाया मैंने इसको, जहाँ पे लोग बैठते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उस रूम में लगाया उसको। बेडरूम के पास या ड्राइंग रूम में नहीं लगाया है। वो लिविंग रूम में लोग आते हैं तो वहाँ बैठते हैं, उधर ही लगाया है हमने। अच्छा, उसका क्या Right. पॉजिटिव और नेगेटिव मिला आपको जब से आपने लगाया है तो? मतलब कुछ ना नेगेटिव मिला ना पॉजिटिव मिला। मैं तो खुद ही पहली बार किसी ने दिया था तो लगा लिया था। तो मुझे हाँ सोचा हाँ। कि उत्तर दिशा से सूरज की किरणें आती हैं, तो इसलिए मैंने उसको पश्चिम दिशा की ओर लगाया, ताकि मुख जो है उत्तर की तरफ रहे। हनुमान जी का तस्वीर भी इसी तरीके से पश्चिम दिशा में लगाया और मुख उत्तर दिशा की तरफ हो गया। तो कुछ लोगों ने मुझे टोका भी था। आपने बताया तो मुझे थोड़ा इस बात को और लग रहा है कि मैं जी क्या करूं। हनुमान जी का फोटो फिर उत्तर दिशा में लगाऊं, या आपने एक चीज और कही थी कि जी जो फैमिली फोटो है वो उत्तर दिशा में लगनी चाहिए, तो उसका जी। जो मुख हो जाएगा वो पश्चिम दिशा की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। तो इसमें हाँ थोड़ा लेकिन, कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा बिल्कुल सही, लेकिन प्रॉपर अगर नॉर्थ में ही रखेंगे तो वो दक्षिण की तरफ जाएगा। और भी जो जोन है जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है, यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैंने स्पेशली जो बोला है वो यहाँ बोला है, अगर आप देखेंगे फन की जो फैमिली की पिक्चर लगाने को बोला ना, मैंने ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बोला है। ये फन का जोन होता है, यहाँ पे स्पेशली बताया। जी जी, ठीक है तो ठीक है। यहाँ पर लगाइएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सिर्फ कपल, आप हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाना है तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। और पूरी फैमिली की लगाना है तो उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगाइए। और रही बात हनुमान जी की, तो ये भी चीज है कि हनुमान जी की पिक जो है, अगर उनका फेसिंग दक्षिण की तरफ होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मतलब उत्तर की तरफ लगाएंगे तो दक्षिण की तरफ उनका मुख हो हाँ जाएगा। जी, हाँ, दक्षिण की तरफ इनका मुख हो जाएगा। तो अगर दक्षिण से संबंधित किसी प्रकार का आपके घर में वास्तु दोष है तो वो बोलते हैं कि उनकी दृष्टि उस वास्तु दोष का निवारण करवा देती है। जी। लेकिन इसमें भी स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी ज्यादा प्रेफर करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का ही फोटो है, और जी मैंने जी। जो है दक्षिण दिशा में लगाया और मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हो गया। तो फिर मुझे इसको आप, बदलना पड़ेगा। हाँ। हाँ जी, उसको उनका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और लोग, बहुत लोग पायराइट का यूज करते हैं, पायराइट का पिरामिड ले आते हैं। मुझे दिया हुआ है पायराइट का पिरामिड, में रखा हुआ, उसको यूज नहीं करता। तो क्या उसका जी, यूज करना चाहिए? नहीं देखिए, पाइराइट का पिरामिड कुछ चीजें तो आपके शुक्र के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है ना। और पाइराइट जो ये होता है वो मेटल है, वो डिपेंड, वो शुक्र का ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर शनि की भी मानी जाती है। तो अगर आपके घर आपका शुक्र बलवान है तो आप अगर उसका करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह या आपकी फैमिली में, या स्पेशली अगर हमारे बच्चे हैं उनके शुक्र अगर अगर कमजोर हैं या नीच राशि के हैं, अथवा मतलब किसी प्रकार से अगर पीड़ित हैं, तो फिर वो पाइराइट को रखना ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके नेगेटिव भी जोन, नेगेटिव चीजें भी मिलती हैं और पॉजिटिव भी मिलती है। और पाइराइट की जो दिशा होती है वो भी साउथ ईस्ट दिशा होती है। तो अगर पिरामिड आपको रखना भी है तो उसको साउथ ईस्ट दिशा में रखिए आप। जी जी जी, थैंक जी, यू। तो उसको मतलब इन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, वहां पे मत रखिएगा, वो उसका एंटी हो जाएगा। जी जी। ठीक है। अभी तो मुझे लगता है कि ये दो चीज आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छे से, जो मैंने अश्व के बारे में बताया है और इसके बारे में। अब तीसरी चीज एक होती है जिसे हम बोलते हैं महाभारत की युद्ध की पिक। बहुत घरों में ऐसा हमने देखा हुआ है कि जो महाभारत की तस्वीर है जिसमें श्री कृष्ण जी
अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो स्वयं रथ में ये कर सारथी बने हुए हैं और अर्जुन उनसे ये ले रहे हैं। तो लोग उसको समझते हैं कि श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं और हम उसको अर्जुन जो है वो ज्ञान ले रहे हैं। तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है। अगर आपने पॉजिटिव दृष्टिकोण से भी रखा है, लेकिन अगर आप उसके एक्चुअल तत्व के रूप में समझेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो एक रण जो क्षेत्र होता वहां पर है कृष्ण जी, और कृष्ण जी भी उपदेश दे रहे हैं। जो उपदेश उनका सही है, सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि वो युद्ध का मैदान है और वहां पर से ये दिया जा रहा है, तो अब उसको हमारे घर पर लगाना उचित नहीं होता है। इसीलिए बल्कि पुराणों के बारे में भी बोला जाता है कि आप अपने घर में जो है महाभारत का पुराण मत रखिए, गीता रखिए, सुख सागर रखिए, लेकिन महाभारत का पुराण भी हमारे घर पे नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में ड्राइंग रूम में या किसी भी रूम में महाभारत की पिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपके घर पर है और आते जाते लोग देख रहे हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको सुनने को मिलेगा कि ज्यादातर घर में लड़ाइयां या बहसी होने लग जाती है। तो उस चीज से भी हमको बचना चाहिए। अब इसके साथ में एक चौथी चीज होती है कि बहुत लोग हैं, जैसे ही मैंने भी बताया हुआ आप लोगों को, कि ये नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो पानी जल तत्व की दिशा रहती है। मैं भी बहुत जगह घरों में, अगर किसी का नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर वो कमजोर है, तो मैं वहां पर फाउंटेन लगाने की सलाह देती हूँ। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि रनिंग फाउंटेन आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन रनिंग फाउंटेन आप लगाइए, लेकिन इसके साथ में इसके क्या ड्रॉबैक भी हैं कि उसको अगर आपने कंटिन्यूटी में चलाया हुआ है तो वो ठीक है। ठहरा हुआ जल जो है वो स्थिर, मतलब रुकावट की ओर प्रतिनिधित्व करता है। तो कोशिश करिए कि उसको चला के रखिए। अब जो लोग नहीं चला सकते तो वो क्या करते हैं कि अपने घर पे फाउंटेन की पिक लेकर आ जाते हैं। झरने की पिक शांत वाली अगर आप लगाएंगे तो बहुत बेनिफिट देगा वो, कि शांत झरना है जो कि धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन आपने देखा कि बहुत उग्र विकराल रूप लिया हुआ झरना है जो कि बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ये इस तरह का फाउंटेन आप अपने घर पे या झरने की पिक आप अपने घर पे मत लगाइएगा। क्योंकि अगर आप इसकी प्रकृति समझेंगे तो क्या हो रहा है कि नॉर्थ दिशा में पहली चीज तो कि कुछ मतलब ऊंचाई नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने बहुत ऊंचाई से पहाड़ से गिरता हुआ झरना आपने लगाया अपने घर पे, तो क्या होगा कि एक तो आपने वहां पे ऊंचाई की पिक रखी, दूसरा चीज है कि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ दिशा जो है मनी की अपॉर्चुनिटी की दिशा है, हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है। अब इस जोन पे अगर आपने गिरता हुआ जल जो कि बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ में गिर रहा है, मतलब जब वो जल गिरे, अगर आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी झरने के पास में स्नान करने के लिए गए हुए हैं, अगर कोई शांत जल है, इसको आप अपने अगर बॉडी के ऑरा के हिसाब से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर शांत जल से धीमी गति से आपके शरीर के ऊपर वो जल गिर रहा है तो वो हमको आनंद का प्रतीक होता है। जैसे कि इंसान शावर लेता है जिसमें अच्छी बूंदे जा रही है, तो अगर आपने उसमें स्नान किया तो हमको क्या देता है, पॉजिटिविटी देता है वो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे झरने के पास में गए जो बहुत ऊंची चट्टान से गिर रहा है, और जब वो आपके ऊपर गिरेगा तो वो कैसा होगा, आपको लगेगी जोर, कैसा लगेगा कि कोई सच में हमारे ऊपर पत्थर मार रहा है। तो इस तरह की पिक और एक नॉर्मल झरने की जो पिक होती है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो कभी भी अगर आप अपने घर में झरना की पिक लगा रहे हैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि वो ऊंचे उठे हुए पहाड़ का झरना ना हो, नीचे नीचे जैसे कि छोटे छोटे झरने हैं, सीढ़ियां हैं और वो है। इसके साथ में एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है देखने की, कि जब आप उसको लगा रहे हैं तो जो जल का पानी है वो आपके घर की बाहर की तरफ ना जाए। पानी जो है, जो जल का बहाव है, वो आपके घर के अंदर में आना चाहिए। इससे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जल का बहाव मतलब कि मनी है ना। अगर हम ऐसी पिक अपने घर पे लगाते हैं कि जिसमें जल का बहाव बाहर की तरफ है, तो क्या होगा कि पैसा रुकेगा ही नहीं। अब आप मन में सोचोगे कि प्रियंका जी ने बताया है अथवा किसी और ने बताया है कि ये तो जल की दिशा होती है, लेकिन जब से हमने यहाँ पर ये पिक्चर लगाई है तब से हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, पैसा हमारे पास रुक ही नहीं पा रहा है। तो कोई भी पिक या सीनरी लगाने के पहले उसके बारे में सोच समझकर ही हमको वो सीनरी वहां पर लगाना चाहिए। जिस प्रकार से गुरुजी हमेशा ज्योतिष की क्लास में बताते हैं, हम जब ग्रहों के तत्वों के आधार पर उनको समझते हैं, बेसिक की क्लास हम इसीलिए लेते हैं कि जब ग्रहों के तत्व क्या है, उनका बल क्या है, उनकी प्रकृति क्या है,
जब हम उसको समझ लेते हैं तो हमको ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से हर सीन और हर सीनरी जो घर में हम सजावट के लिए लाते हैं, और लाते इसलिए कि ये हमको पॉजिटिव एनर्जी देगी, लेकिन हमको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जो भी आप झरने से संबंधित पिक लगा रहे हैं, उसका जो जल का पानी है वो आपके घर के अंदर की तरफ है। दैट मीन्स कि आपके घर में मनी की अपॉर्चुनिटी है, या धन जो है वो आपके घर के अंदर आ रहा है। आप लोगों को हेल्थ और इम्यूनिटी प्राप्त हो रही है। अच्छा, जब आप जैसे कि आपने स्नान किया और अच्छे शुद्ध जल से जब हम स्नान करते हैं तो हमको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमने स्नान किया, सारी चीजें सकारात्मक चलने लगती है। लेकिन अगर पानी गंदा है अथवा वो पानी ऐसा कि जो हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमको वो परेशान करेगा। इसलिए इस चीज को, इस तरह की झरने की पिक जो है लगाने के पहले बहुत सोच समझ कर लगाइए कि उसको लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए। और उस झरने से संबंधित आजकल तो एआई चल गया है, तो आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन भी है कि आप उस पिक को लगा के देख सकते हो। वो स्वयं भी बता देते हैं बहुत सारी चीजें कि ये आपके घर में लगाना ठीक है या नहीं है। तो किसी भी सीन सीनरी को लाने के पहले उसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप उससे संबंधित सीन सीनरी को अपने घर पर लगाइए। जी पारुल जी बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने कुंडली का जिक्र किया, तो मेरे छठे भाव में कर्क लगन के साथ ही कर्क राशि है और उसी में ही चंद्रमा और गुरु है, तो मुझे भी नहीं लगाना चाहिए ना फाउंटेन? 4 5 कर्क लगन नहीं है, मकर लगन है आपका? हाँ जी हाँ जी, मकर लगन है हस्बैंड का। और तो छठे भाव में कर्क राशि आई और उसी में ही चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, तो फिर ये तो नुकसान हो जाएगा कि अगर मैं लगाऊं, क्योंकि मेरे पास है, अभी आपने बताया था। जी जी, ये तो नुकसान भी होगा, लेकिन उसके साथ में और ग्रहों की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी फिर, है ना? अच्छा, क्योंकि हाँ, चंद्रमा स्वराशि की मतलब कर्क राशि है ना आपके हिसाब से। हाँ हाँ जी। मकर लगन है तो सप्तम भाव में कर्क राशि आएगी। नहीं, सॉरी, मकर नहीं, कुंभ लगन है, कुंभ। हाँ कुंभ लगन है, तो इसी वजह से फिर वो छठे भाव में आया है। और हाँ। मैंने साउथ ईस्ट में लगा दिया था पहले, फिर मैंने उसको बंद कर दिया है, अब उसे मैं चलाती नहीं। पर ये भी प्रॉब्लम की बात है ना, उसे बंद भी ना रखूं। क्या चीज, फाउंटेन लगाया आपने? हाँ जी, फाउंटेन। हाँ हाँ, तो बंद भी नहीं रखना है और साउथ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अच्छा, तो उसे एज ए शो पीस यूज कर लूं, क्योंकि फिर फाउंटेन भी नहीं चलेगा मुझे तो। और नहीं, तो आप यहाँ नॉर्थ में डायरेक्ट, अगर घर में जगह हो आपके तो नॉर्थ में आप लगा सकते हैं उसको। अच्छा, नॉर्थ में लगा सकती हूँ हाँ, अभी? नॉर्थ में आप लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बाकी आपका एक्चुअल में वो भी देखना पड़ेगा कि नॉर्थ बहुत ज्यादा बढ़ा तो नहीं है अथवा कम तो नहीं है, मतलब नॉर्थ कहीं से कटा तो नहीं है। बेसिकली जब नॉर्थ किसी के घर का कटा हुआ रहता है, जैसे कि अगर आपने समझा कि आपका घर रेक्टेंगल में बना हुआ है और ईस्ट वेस्ट बहुत ज्यादा है, नॉर्थ जो है वो कम आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ पर उस तत्व को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपका घर ऐसा बना हुआ है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का रेक्टेंगल है, अगर सपोज करो, तो फिर उसमें नॉर्थ ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा और उसमें फिर से आप अगर जल तत्व को और बढ़ा देंगे तो फिर सर्दी खांसी होना और दूसरी हेल्थ से संबंधित दूसरी समस्याएं भी आने लग जाएंगी। ओके, तो इसको हमको तत्वों को समझना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो मैम फ्लैट है, बस सिर्फ डक है, जैसे डक दे देते हैं ना, तो हाँ, वो है नॉर्थ साइड में, तो उसे भी हम कटा हुआ ही मानेंगे, जो डक होती हैं जैसे वो। हाँ, वो कटा ही हुआ मानना पड़ेगा। अगर उसका लेआउट प्लान होगा तो आप उसमें देखिएगा कि नॉर्थ का कितना आ रहा है जोन, उससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो अभी मैंने आप लोगों को एक झरने की पिक बताई, एक बताया आप लोगों को महाभारत की पिक, एक बताया मैंने ताजमहल की। ठीक है, मैं भूल गई हूँ, मैंने सारी चीजें करके रखी हुई थी। ठीक है, तो ये जो पिक्चर होती है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप उसकी प्रकृति को पहले समझिए, और उस प्रकृति को समझने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पर आता है, उसको जब आप समझेंगे तब ही आप अपने घर में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। और इस चीज को याद रखिए कि कभी भी किसी रील में अगर बता दिया या कहीं पर आपने ऐसे देख लिया या
कई लोगों की आदत रहती है कि किसी के घर पे गए और उसको वो चीज अच्छी लग गई तो वो स्वयं भी हम अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, मतलब हम भी सोचते हैं कि हाँ चलो हमको ये डेकोरेट करना है। तो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या ला रहे हैं और हमारे घर में उस चीज की आवश्यकता है अथवा नहीं है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी ताजमहल का तो बहुत मेरा रिसेंट का ही एग्जांपल है, कल का ही है, इसीलिए मुझे हंसी भी आई कि लोग इसे ये समझ रहे हैं कि हमने प्यार के प्रतीक को अपने घर पे रखा हुआ, जो कि उसका वो एंटी एलिमेंट था और उसकी वजह से वो परेशानी आ रही है। कल ही मैंने उनको वो चीज उनके घर से हटवा दी है कि आप इसे हटाइए। कुछ चीजें और भी देखना होता है जो वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने देखी है और बताई भी है उनको, तो उनको भी बहुत जल्दी आई होप कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये बातें शेयर की कि क्या चीज आप कहाँ पर लगा रहे हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। जी गौरव जी बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी नमस्कार जी। जी नमस्ते। दीदी ऐसे है, जैसा मैडम ने पूछा था अभी कुंडली के मुताबिक, तो हम लोग घर के मुताबिक तत्वों को बैलेंस करेंगे कि कुंडली के मुताबिक तत्वों को बैलेंस करेंगे? घर में तो 10 बंदे रहते हैं, तो 10 जी बिल्कुल। बंदों के मुताबिक तो तत्व बैलेंस नहीं होंगे। तो जी हम तो बिल्कुल। घर के मुताबिक ही तत्व को बैलेंस करेंगे ताकि उनकी जो पॉजिटिव दिशा है उसके अंदर हमारा जो बैलेंसिंग है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमें जो किसी भी पर्सन को वो बैलेंस वहां से मिल जाएगा जो हमारा इनबैलेंस है। जी बिल्कुल। देखिए इसके लिए दो चीजें होती हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहली या दूसरी क्लास में एक चीज बताई थी कि मुखिया, जो घर का मुखिया होता है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। जिसके घर का, जिसका आपका जो फ्लैट है अथवा घर है, अगर वो जिस मुखिया के नाम पर है, जिस जो ओनरशिप है, रजिस्ट्री जिसके नाम पर हुई है, वो ओनर कहलाया, उसका वो घर का मुखिया कहलाया। सबसे 70% जो चीजें हैं वो घर के मुखिया के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। और अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर पे बाई सपोज की आना है, तो जो घर के मुखिया की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे होंगे जिसकी वजह से वो कुछ रॉन्ग डिसीजन लेगा और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां आना स्टार्ट होंगी। ये चीज जो है वो डिपेंड करती है कि घर के मुखिया की कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो हमको यही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं मेन किसके होते हैं, घर के मुखिया के ही होते हैं, है ना। बाकी की जो मैंने एट्रीब्यूट बताया कि लोग बात मान रहे या नहीं मान रहे, तो जैसे कि सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य जो है वो, आशुतोष जी अपना माइक बंद कर लीजिए आप। तो जो सूर्य है मतलब वो मुखिया है, तो मुखिया की मेन कुंडली देखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में जब हम उन्हें घर का स्ट्रक्चर तैयार किया, तो हमको मेन चीज क्या देखना कि मुखिया का रूम कहाँ पर होना चाहिए। तो मुखिया मतलब मेन आपने एंट्री देख ली, मुखिया का रूम देख लिया आपने। अब उसके बाद में आपको ये समझना है कि जैसे कि हम ज्योतिष में समझते हैं ना कि हमारे पास में समस्या क्या है और हमको उसके हिसाब से उसका निदान देना है, उसी प्रकार से आपको ये देखना है कि आपके जो बच्चे हैं अथवा जो आपके बुजुर्ग हैं, 3 जनरेशन मोस्टली हमारे साथ में रहती है, हमारे बच्चे रहते हैं और हमारे आदरणीय बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता रहते हैं। तो हमको उसके हिसाब से वास्तु को सेट करना पड़ता है अपने उनको जो रूम हमको देना है, तो उसका जो रूम है या उनके रूम में हमको क्या चीज रखना है। तो अब मान लीजिए कि आपका बच्चा है, अगर आपके घर 4 BHK 5 BHK बड़ा है, आप हर बच्चे को अलग अलग रूम देना चाहते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति क्या है। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो अभी पढ़ रहा है, ठीक है, जिसको पढ़ाई करना है, आगे जाना है, तो उस बच्चे को हमको वैसा रूम देना पड़ेगा जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट जैसे जो पढ़ाई एजुकेशन वाला जो जोन रहता है, कि मतलब उसमें एक जगह पे आपने उसको बेड लगाया, एक जगह पर उसकी स्टडी टेबल लगाई। अब उसी जगह पर अगर घर के जो हमारे आदरणीय माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका रूम जब आपको देना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इनके लिए कौन सी डायरेक्शन सही रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमको रूम और घर को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ऐसी कि जब आपने घर बनाया उस समय पे चीजों को देखिए कि कहाँ पर क्या है। किसी के पास इतनी व्यवस्था है तो अब मान लीजिए कि आजकल 2 BHK में या 1 BHK में ही लोग रहते हैं और उतनी व्यवस्था नहीं है, तो हमको फिर क्योंकि 1 BHK है तो एक ही जोन में बहुत सारे जोन बनकर आ जाते, चक्र जैसे आप देख रहे हैं ना कि एक ये घर है, अब उसी में ही नॉर्थ भी आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। 1 BHK है इंसान का या 2 BHK है,
तो 2 BHK है तो आप क्या करेंगे कि एक रूम में जहाँ पर मेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है और इसी रूम में आप ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर आप अपने भगवान रख दीजिए, बाकी की जगह पर आप देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का रूम यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो जोन बन रहा है यहाँ पर आप शादीशुदा लोगों को यहाँ पर रहने का कमरा बनाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका घर कितना बड़ा है, उसमें कौन से जोन आ रहे हैं और किसको वहां पे रहना है। अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग उसको देंगे, पर कुंडली हम चलाएंगे मुखिया के हिसाब से। हाँ जी, चलाएंगे। जो घर में जिसके नाम से मुखिया का ये हुआ है ना, वही सूर्य है, तो उसकी कुंडली ही सबसे ज्यादा मैटर करेगी, उसके मैं समझ अकॉर्डिंग गया ही दीदी, करना चाहिए। दीदी समझ गया भाई, ये तो है ही सूर्य के सिद्धांत से चल रहा है वास्तु का, तो सूर्य हम उसको ही मान लेंगे। हाँ जी, जी सूर्य ठीक है, उसी को ही धन्यवाद। मान लेंगे जी। ठीक है, राजा धन्यवाद। वही है, राजा वही है, ठीक जहाँ राजा तथा प्रजा। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। जी जी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखा। हाँ जी, बताइए विनीता जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैं बस ये जी जानना गुड चाह रही मॉर्निंग। थी, घर के मुखिया की कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर है, मान लीजिए सूर्य लग्न में है, तो घर में वो स्थिति मतलब पूर्व दिशा में उस हिसाब से हमारी चीजें रखनी है, या लग्न में अगर शनि देव है तो कैसे, मतलब वो समझ नहीं आया। नहीं नहीं, ये तो बहुत गूढ़ विषय है एक्चुअली। एस्ट्रो वास्तु जो होता है ना, वो है, उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे। ये मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, लेकिन घर बनाने के टाइम पे आपको दोनों चीजों को बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये मैं ऐसी स्टडी है कि किसी दिन अगर टॉपिक लूंगी तो डीपली बताऊंगी। एस्ट्रो वास्तु में आता है, ये चीजें कंसीडर होती है कि किस कौन से लगन में हो आपका जन्म हुआ है और आपको किस दिशा का मकान फलेगा। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि इस व्यक्ति के लिए दिशा का मकान फलेगा, किसी को साउथ का फलेगा, किसी को नॉर्थ का फलेगा। तो ये चीजें जो है वो बहुत डीप गहन की चीजें हैं, मतलब मैं छोटे से टॉपिक में नहीं सिखा पाऊंगी आप लोगों को। तो किसी दिन अगर एस्ट्रो वास्तु का एक बार ये हो जाए, फिर हम एस्ट्रो वास्तु की भी कक्षा आगे कर सकते हैं अगर, तो उसमें चीजों को समझाऊंगी कि किस प्रकार से आपको देखना है कि सूर्य है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी दिशा का घर लेना चाहिए, शनि है तो कौन सी दिशा का घर लेना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। जी वेलकम। तो अभी और किसी के कोई प्रश्न है?